तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। हमारी परीक्षाओं में दक्षिण भारत के इतिहास से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी रूपरेखा बता देता हूँ, ताकि आगे चलकर आपको इसके समझने में आसानी रहे। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा था, ये 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा था और इसे दो काल में विभाजित किया गया है। पहला संगम काल, जो कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का रहा, और संगम काल में चेर, चोल और पांड्य इन राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद दूसरा काल 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा, जिसमें दक्षिण भारत के अन्य राजाओं ने राज्य किया, जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। इस वीडियो में हम संगम काल को कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम 100 से लेकर 300 ईस्वी तक के संगम काल के कवर करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं संगम काल को। वैसे दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बस आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, आपको ये पूरा संगम काल याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। तो जो संगम काल था, संगम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा, और संगम काल का समय काल जो रहा था ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो जो प्राचीन काल में तमिल कवि थे, तमिल कवियों के द्वारा क्या किया जाता, सभाओं का आयोजन किया जाता था, और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई थी। तमिल साहित्य मतलब तमिल कई पुस्तकों की रचना की गई थी, ग्रंथों की, और इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में तमिल कवि इकट्ठे होते थे, मतलब सभाओं का आयोजन करते थे, और उन्हीं सभाओं में तमिल साहित्य की रचना होती थी, और जो वो तमिल साहित्य थे उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं संगम कालीन राज्य, मतलब संगम काल के कौन कौन से राज्य थे। तो जो आप ये मैप में देख रहे हैं, ये देखिए, ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में ये तीनों राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य राज्य। ये तीनों राज्य दक्षिण में थे, कृष्णा नदी के दक्षिण में। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। 3 राज्यों में इन्हें विभाजित किया गया था, चेर, चोल और पांड्य। सबसे महत्वपूर्ण इनके राष्ट्र चिन्ह हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जो चेर का राष्ट्र चिन्ह है ये है धनुष बाण, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेर का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? धनुष बाण। चोल का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? बाघ। और पांड्य का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? मछली। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चेर राज्य के बारे में। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये है चेर राज्य। अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। तो जो चेर राज्य है, ये जो पहले था, आज ये केरल राज्य है। और धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था, मतलब जो इनका राष्ट्रीय चिन्ह था ये था धनुष। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और हर शासनकाल में कुछ ना कुछ प्रमुख राजा रहे हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, पर कुछ ना कुछ शासन काल में कुछ जो प्रमुख शासक होते हैं उनके बारे में ही एग्जामिनर पूछता है। तो मैंने इसमें वही कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। इसे बार बार पूछा गया है, शेन गुट्टवन किस शासनकाल का राजा था? तो ये चेर राज्य का, चेर शासनकाल में ये राजा था। और कनगी पूजा, जिसे पत्नी पूजा कहा जाता है, की शुरुआत इसी ने की थी। किसने? शेन गुट्टवन ने। तो याद रखिएगा। और दूसरा प्रमुख राजा कौन था? चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदि गेमान। इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जाता है कि गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो आदि गेमान, जो कि चेर वंश का प्रसिद्ध राजा था, उसने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो चेर राज्य से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं चोल राज्य के बारे में। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया ग्रे कलर में, ये है चोल राज्य उस समय का। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था, पर 3री शताब्दी के बाद पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। पांड्यों के साथ इनका युद्ध हुआ और इनका पतन हो गया था। पर आगे चलकर 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ था। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब दक्षिण भारत के हम राज्यवंश पढ़ेंगे, फिर 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ था। पर 3री शताब्दी के बाद इनका पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। इन्होंने 2री और 3री शताब्दी के मध्य ही राज्य किया था।
और चोलों का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्र चिन्ह बाघ है। ये पूछा गया है एग्जाम में, इनका प्राचीन चिन्ह बाघ है। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले इनकी राजधानी थी मंतूर और उरैयूर, पर बाद में जब 9वीं शताब्दी के बाद इनका उदय हुआ था तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तंजावुर। ये तीनों ही प्रमुख हैं, याद रखिएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। चोल वंश के समय भी 2 प्रमुख शासक हुए थे। मैंने आपको बताया था ना कि हर शासनकाल में कुछ ना कुछ प्रमुख राजा होते हैं जिनके बारे एग्जामिनर पूछता है। तो चोल वंश के समय भी 2 प्रमुख शासक थे। कौन कौन से थे? चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हैं करिकाल और दूसरे एलारा। ये प्रमुख शासक थे चोल वंश के समय। तो पहले हम करिकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। कौन? करिकाल। ये चोलों का पहला महानतम शासक था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था करिकाल ने। यह पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध किसने बनवाया था? तो करिकाल ने बनवाया था। और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे अब कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी करिकाल ने ही करवाया था। यह भी पूछा गया है एग्जाम में। तो करिकाल के बाद हम पढ़ते हैं एलारा के बारे में। तो एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। बहुत ही प्रमुख राजा था एलारा। इसने क्या किया? श्रीलंका को जीत लिया था। जबकि आप इसकी बाउंड्री देखोगे, ये है चोल राजाओं की बाउंड्री और श्रीलंका लगभग यहाँ पर है। तो इसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। तो चोल वंश से इतना ही पूछा जाता है। अब हम इसके आगे पांड्य साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये है पांड्य साम्राज्य उस समय। तो इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। तो जो मैक्सथनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें पांड्य साम्राज्य का विवरण देखने को मिलता है। और इस राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया एसएससी के कि कौन से राज्य का शासनकाल ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में रहा था। तो पांड्य साम्राज्य का, याद रखेगा, पांड्य साम्राज्य का शासनकाल ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में रहा था। और इनका प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्र चिन्ह कौन सा था? मछली था। इनका प्राचीन चिन्ह मछली था। और मदुरई इनकी राजधानी थी। राजधानी चिन्ह इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए पहले ही मैंने आपको चिन्ह कवर करा दिए। और इनकी राजधानी कौन सी थी? मदुरई। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? नोडियान था। इस शासनकाल में पांड्य साम्राज्य के बारे में अगर कोई शासक पूछेगा तो यही शासक था नोडियान। यही सबसे प्रमुख शासक था इनका। और एक बात और याद रखिएगा, नोट ही जो, ये राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ये भी प्रश्न बना है। तो पांड्य साम्राज्य का जो राज्य था ये मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तब हमने तीनों साम्राज्य पढ़ लिए, चेर, चोल और पांड्य। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। तो संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य थे जिनके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख साहित्य मैं आपको बता देता हूँ। पहला है तोल्काप्पियम, तो जिसकी रचना किसने की थी? तोल्काप्पियर ने की थी। तो ये आप इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। तोल्काप्पियम की रचना किसने थी? तोल्काप्पियर ने। ये साहित्य है संगम काल के समय का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी पूछा जाता है। और दूसरा प्रमुख साहित्य कौन सा था? शिल्पाधिकारम। इसकी रचयिता कौन थे? इलांगो आदिकाल। बस 2 ही आपको याद रखने हैं। बोलने में थोड़े कठिन है पर आप इन्हें याद 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला तोल्काप्पियम, जिसके रचयिता थे तोल्काप्पियर। दूसरे शिल्पाधिकारम, जिसके रचयिता थे इलांगो आदिकाल। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन थे। यह भी पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा कि तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन थे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, इनका शासनकाल लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा था। और जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, इसमें मुख्यतः 4 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन से? पहला पल्लव वंश, दूसरा चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश आगे 3 वंशों में विभाजित था: वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। ये मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ, आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा वंश कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। और चौथा चोल वंश। तो इस वीडियो में हम पहले 2 वंश यानी पल्लव वंश और चालुक्य वंश, और जो चालुक्य वंश के ये तीनों भाग हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश कराऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए पहले हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर राज्य किया था। तो आप ये देख रहे हैं, ये है वेंगी चालुक्य।
इन्होंने इस एरिया पे शासनकाल किया था। तो इन्हें वेंगी चालुक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चालुक्य वंश के लोगों ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें वेंगी चालुक्य कहा जाता है। और वातापी चालुक्य ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें वातापी चालुक्य कहा जाता है। और ये जो कल्याणी चालुक्य है, ऊपर वाला एरिया, इन्होंने यहाँ पर शासनकाल किया था, इन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इन्हें कल्याणी चालुक्य कहा जाता है। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये है राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। और ये देख रहे हैं आप पल्लव वंश, इन्होंने यहाँ पर पल्लवों ने राज्य किया। और सबसे नीचे ये चोल वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था। तो आपको मैप की सहायता से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि किन किन वंश के शासकों ने कहाँ कहाँ पर राज्य किया था। तो ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के दक्षिण में ये वाला एरिया में पल्लव वंश के राजाओं ने राज्य किया था, ये जो आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो जो पल्लव वंश का शासनकाल था, ये 575 ईस्वी से शुरू होकर 897 ईस्वी तक का रहा। और इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इसके वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ही थे। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कांची, जो कि अब कांचीपुरम भी जिसे कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है इस समय। और इसकी राजभाषा कौन थी? तो जो पल्लव वंश था, इनकी राजभाषा थी संस्कृत। तो अब समझते हैं सिंह विष्णु के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ, आप पूरे कॉन्संट्रेशन के साथ इसे सुनिए। तो जो पल्लव वंश थे, इसमें मुख्यतः 4 प्रमुख राजा थे। कौन कौन से? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इन्होंने बहुत से कार्य किए थे, पर हम सभी कार्यों को तो याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं सभी राजाओं के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके साथ में जो भी उनके साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, उसी को आपको बताऊँगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा हम नहीं याद रख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो सिंह विष्णु का शासनकाल 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का रहा था और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये दक्षिण भारत का इतिहास था, इसमें मुख्यतः 2 ही धर्म के अनुयायी थे, एक वैष्णव धर्म और दूसरा शैव धर्म। तो जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानते थे और जो शैव धर्म के अनुयायी थे वो भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानते थे। तो जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था जिसने किराता अर्जुनियम की रचना की थी। ये पुस्तक पूछी गई थी एसएससी के एग्जाम में, किराता अर्जुनियम, जिसके लेखक कौन थे? भारवी। और सिंह विष्णु के शासनकाल में मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। तो वराह मंदिर का निर्माण मामलपुर में सिंह विष्णु के ही शासनकाल में हुआ था। तो अब सिंह विष्णु के बाद हम पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम और इनसे जुड़ी हुई सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल था लगभग 600 से लेकर 630 ईस्वी तक, मतलब 30 सालों तक इन्होंने राज्य किया। तो सिंह विष्णु के बाद उनका पुत्र थे ये महेंद्र वर्मन। इनके पिता थे सिंह विष्णु जो संस्थापक थे पल्लव वंश के, तो उनके पुत्र हुए महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर ये उन्होंने राजगद्दी संभाली और ये पल्लव वंश के अगले शासक बने। और ये बहुत ही अच्छे संगीतक हैं और चित्रकार थे और इन्होंने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ। और जो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य के वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था। तो यहीं से आक्रमण शुरू हुए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया इन पर और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में हरा दिया। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद अगला शासक कौन बना पल्लव वंश का? नरसिंह वर्मन प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नरसिंह वर्मन प्रथम से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल कब तक रहा? 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक। और यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत ही अच्छा पहलवान था, इसलिए यह महामल्ल कहलाया। तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत ही अच्छा पहलवान था, इसलिए इसे महामल्ल कहा गया। और इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, अभी मैंने आपको बताया ना, महेंद्र वर्मन के साथ युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था। तो अब उसके बेटे नरसिंह वर्मन ने उसका बदला लिया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। और इसके बाद उसको हराने के बाद इसके उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, वातापी कोंड की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद। इसी के समय ह्वेंसांग जो चीनी यात्री था कांची में प्रवेश किया था। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है।
नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो कांची में प्रवेश किया था। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। और जो रथ मंदिरों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। अगला शासक बना नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये पल्लव वंश का आखिरी महत्वपूर्ण शासक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं बनता, तो इसके बाद पल्लव वंश खत्म हो जाएगा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक का रहा था। और इसका काल शांति का काल था, क्योंकि इसने बहुत कम युद्ध लड़े थे, इसलिए शांति का काल था इसका समय। और इसके ही समय में स्थापत्य का कला का बहुत विकास हुआ था। इसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था। मैं कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम आपको बताता हूँ जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला शौर मंदिर, दूसरा कैलाश मंदिर और तीसरा मुक्तेश्वर मंदिर। और याद रखिएगा, इसके ही दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे। ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। तो पल्लव शासकों के बाद अब हम पढ़ेंगे चालुक्य शासकों के बारे में। तो मैंने चालुक्य वंश के बारे में आपको बताया था ना, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। तो पहले अब हम पढ़ेंगे वातापी चालुक्य के बारे में। तो आप मैप में देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर है कृष्णा नदी और नीचे तुंगभद्रा नदी। तो इसके बीच का जो ये एरिया था, इस पर वातापी चालुक्यों का राज्य था। तो इनके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। और इनकी राजधानी कौन सी थी? वातापी। वातापी राजधानी होने के कारण ही इन्हें वातापी चालुक्य कहा जाता था। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रमुख शासक थे। तो हम 2 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो पहले थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इसी ने ही वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसके कारण वातापी चालुक्य वंश शुरू हुआ था। तो ये था पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी में हरा दिया था, जिसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराने के बाद। तो अब इसके बारे में हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सारी जानकारियाँ ऐहोल अभिलेख से मिलती हैं। ऐहोल अभिलेख क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं, यह है ऐहोल अभिलेख। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। याद रखिएगा, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इसी संस्कृत भाषा के अभिलेख से ही हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद भी राजा कौन बना? विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य, उसके बाद अंतिम शासक बना कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वातापी चालुक्य के बाद अब हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। बहुत ही छोटा है, जो जो पूछा जाएगा बस मैं उतना ही आपको बताता हूँ। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर, यानी जो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी वंश का शासक, उसने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था। तो वेंगी को जीतने के बाद उसे यहाँ का राजा बना दिया, जिससे वेंगी के चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। तो उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी कौन सी थी? वेंगी, जिसी के कारण इसका जो वंश था वेंगी का चालुक्य वंश कहलाया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि अभी भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो विजयवाड़ा के जैन मंदिर थे, उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। तो चलिए, अब वेंगी के चालुक्य से इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही इनफ है। तो अब हम पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, इस समय का जो हैदराबाद वाला एरिया है, लगभग वही कल्याणी का चालुक्य के शासकों का यहाँ पर राज्य था। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिन चालुक्य वंशी राजाओं ने हैदराबाद राज्य क्षेत्र अथवा कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया था, उन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो तैलब द्वितीय इसके संस्थापक थे कल्याणी के चालुक्य के। और इसमें एक ही राजा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं सवाल पूछा गया आज तक। तो कल्याणी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? विक्रमादित्य षष्ठ। और उन्होंने 1076 ईस्वी में राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया था। तो संवत क्या होता है? कैलेंडर होता है। संवत जारी किया था जो चालुक्य विक्रम संवत कहलाया।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कल्याणी के राजा विक्रमादित्य षष्ठ ने की थी। तो विक्रमादित्य ने एक विक्रम कुंड नामक नगर को भी बसाया था और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विक्रम कुंड नगर किसने बसाया था? कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा विक्रमादित्य षष्ठ ने। और कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो याद रखिएगा, अंतिम शासक था तैलप तृतीय। दक्षिण भारत के जो प्रमुख 2 राजवंश थे जो रह गए थे, राष्ट्रकूट वंश जिसका समय काल लगभग 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक का रहा, और चोल वंश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, जिसका शासनकाल 850 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक का रहा। इन दोनों वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ बातें बता देता हूँ ताकि जो वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं उन्हें भी आगे वीडियो समझ आए। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास था इसे हमने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के राजवंश। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 3री शताब्दी भी थी उसमें जो था संगम काल के समय में चोल वंश के राजाओं का पतन हो गया था और बाद में 9वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं का फिर से उदय हुआ था। इसलिए हमने इसे संगम काल में भी डिस्कस किया और अब दक्षिण भारत के राजवंश में भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो आप ये मैप में ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं, यहीं पर राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शासन किया था। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दंतेदुर्ग। दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी। अब हम इनके कुछ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में से भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इतिहास है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो कि पूछा जाता है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें कुछ प्रमुख शासक थे जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं उन्हीं के बारे में और वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले कृष्ण प्रथम, फिर ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, आमोद वर्ष और कृष्ण तृतीय। इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कृष्ण प्रथम से। तो दंतेदुर्ग के बाद अगला शासक बना कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग। और इसके बाद अगला शासक कौन बना? कृष्ण प्रथम। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। बहुत ही प्रमुख मंदिर है जो ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसकी विशेषता ये है कि इसे एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया था, यानी एक ही चट्टान से इस पूरे मंदिर को तराशा गया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है, इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और एसएससी में इससे क्वेश्चन बनना भी है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव प्रथम। तो ध्रुव प्रथम से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुव के बाद हम पढ़ते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। तो जो गोविंद तृतीय था ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित किया था। इससे पहले हमने पार्ट्स में पढ़ा था ना पल्लव शासक और पांड्य शासकों के बारे में। तो इसने पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को पराजित कर दिया था। मतलब राष्ट्रकूट वंश का ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोध वर्ष ये अगला शासक बना राष्ट्रकूट वंश का। और जो अमोध वर्ष था यह याद रखिएगा जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि अमोध वर्ष ने ही कवि राजमार्ग की रचना की थी। तो अमोध वर्ष के बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन बना? कृष्ण तृतीय। इस वंश का अंतिम और महान शासक बना कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोनन रहा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पोनन कृष्ण तृतीय के ही दरबार में रहा करते थे और पोनन ने ही शांति पुराण की रचना की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। पोनन ने ही शांति पुराण की रचना की थी। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में हैं, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं। इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट वंशों के ही समय में हुआ था। तो जो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, कुल मिलाकर एलोरा में 34 गुफाएं हैं। और मैं आपको साथ में बता देता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ये मैंने कैटेगराइज कर दिया आपको समझाने के लिए।
टोटल 34 गुफाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था ये। एग्ज़ाम में इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी हम पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो आप मैप में ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये है चोल वंश का शासनकाल में यहीं पर चोल राजाओं ने शासन किया था, लगभग तमिलनाडु वाला एरिया। तो अब हम इसे समझते हैं। तो संगम काल में 3री शताब्दी में चोल वंश का पतन हो गया था। जब हमने संगम काल पढ़ा था उसमें भी हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था ना, तो उस समय 3री शताब्दी में इनका पतन हो गया था और बाद में फिर 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ था। तो चोल वंश का 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, याद रखिएगा, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर राजधानी थी चोल वंश की। तो अब देखते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में। इनके 3 प्रमुख शासक थे 9वीं शताब्दी में। जब हमने संगम काल पढ़ा था तो उसमें इनके 2 प्रमुख शासक थे, उसे भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और 9वीं शताब्दी में इनके 3 प्रमुख शासक थे। कौन कौन से? प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इन्हीं के इर्द गिर्द से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रांतक प्रथम से। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था। अभी हमने पढ़ा ना राष्ट्रकूट शासकों के बारे में। तो जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था उसने प्रांतक प्रथम के शासनकाल में उस पर आक्रमण कर दिया था। और इतिहास में इस युद्ध को तकोल्लम का युद्ध कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तकोल्लम का युद्ध प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था और इसे इतिहास में तकोल्लम का युद्ध कहा गया था। और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो याद रखिएगा, इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। और इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया था। तो जो प्रांतक प्रथम का बड़ा पुत्र था राजादित्य, वो मारा गया था इस युद्ध में। तो प्रांतक प्रथम के बाद अब हम पढ़ते हैं राजराज प्रथम के बारे में। तो राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको बताया था ना, शैव धर्म का अनुयायी कौन होता है? जो भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानता है। और वैष्णव धर्म का अनुयायी कौन होता है? जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानता है। तो राजराज प्रथम यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था, जो उसका उत्तरी हिस्सा था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। राजराज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो आप ये इमेज में देख रहे हैं यही है बृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की खासियत ये है कि पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि पूरी तरह से ग्रेफाइट से बना है और पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो कि ग्रेफाइट से बना हो। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद राजेंद्र प्रथम चोलों का अगला शासक बना। तो अब हम पढ़ते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही समय हुआ था। मतलब जो चोल धर्म की बाउंड्री थी उसका जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने ही संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, अभी हमने राजराज प्रथम के बारे में पढ़ा था तो उसने लंका का उत्तरी हिस्सा पर जीता था, मतलब लंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था। पर राजेंद्र प्रथम ने पूरी लंका को ही जीत लिया था और उस पर अपना आधिपत्य यानी अपना कब्जा जमा लिया। और इसने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई। इससे पहले चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर थी। पर इसने बाद में नई राजधानी कौन सी बना दी? गंगैकोंड चोलपुरम। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। तो यहीं पर चोल वंश खत्म होता है। अब हम इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको जानना आवश्यक है। तो चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। तो जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो अलवार कहलाते थे। और चोल वंश में जो भगवान शंकर के उपासक थे वो नयनार कहलाते थे। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार। और चोल काल में सोने के सिक्के को कांशु कहा जाता था। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है चोल काल में? कांशु कहा जाता था। और चोल धर्म के अधिकतम शासक थे जो वो शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी भगवान शंकर को अपना आराध्य देवता मानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देता था। मतलब चोल वंश के राजाओं में ये था कि वो अपने मरने से पहले अपने शासनकाल में ही ये बता देते थे कि मेरे बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, यानी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा।
ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।